अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कोरोना से जान नहीं छूट रही और अब ताज़ा तरीन मामलात में कोरोना की एक नई किस्म जिसको कि ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है, इसकी ख़बरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, क्योंकि माहिरीन कहते हैं कि ये इंतहाई तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। लेकिन अभी इसके पूरी तरह से असरात सामने नहीं आए हैं। ख़बरें हैं और ख़बरों ने पूरी दुनिया में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट की है। जनूबी अफ्रीका में सामने वाले कोरोना के नए वेरिएंट को आलमी इदारा सेहत ने ओमिक्रॉन का नाम दिया था और इस हवाले से उस आलमी इदारा सेहत ख़बरदार करता है कि ये किस्म पिछली तमाम अक़साम के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है। WHO का कहना है कि जानने में हफ्तों लगेंगे कि क्या मौजूदा वैक्सीन इसके ख़िलाफ़ मौसर है या नहीं। दुनिया भर के साइंसदान नए वेरिएंट के बारे में तफसीलात जमा करने की दौड़ में लगे हुए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक ने कोरोना की नई किस्म के बाइस सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन की अब तक कम अज़ कम 15 ममालिक में तशख़ीस हो चुकी है, मगर इन बड़े ममालिक में जहाँ पर इसकी तशख़ीस हुई है अभी कोई इसकी वबा के बड़ी तेज़ी से फैलाव के आसार सामने नहीं आए हैं। जिन ममालिक में ओमिक्रॉन के पेशेंट सामने आए हैं उनमें बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इसराइल समेत मुतादिद ममालिक शामिल हैं। इस पस मंज़र में वैक्सीन बनाने वाले भी कुछ कन्फ्यूज़ हैं, उनसे मुंसलिक साइंसदान भी कन्फ्यूज़ हैं। फाइज़र और मॉडर्ना ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में उन्हें मज़ीद मालूमात दरकार है। पाकिस्तान ने भी कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खदशात के बाइस जनूबी अफ्रीका समेत 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद की हैं। आज सरबरा NCOC असद उमर और मुशीर से डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया भर में फैल रहा है, इंतहाई ख़तरनाक है। पाकिस्तान ओमिक्रॉन को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करेगा। जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं ये एक इंतहाई खतरनाक वेरिएंट है। आज की मीटिंग के अंदर हमने कुछ फैसले किए हैं। एक तो टेस्टिंग और इसी के साथ साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का निज़ाम, इसमें तेजी लाई जा रही है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चंद ममालिक जो बराह रास्त इससे इफेक्ट हुए हुए थे, उनके ऊपर तो सफरी पाबंदियां हमने लगा दी हैं। मजीद हम इकदाम देने के लिए जा रहे हैं। अगले 2 से 3 दिन के अंदर बड़ी कैंपेन वैक्सीनेशन की तमाम सूबों के अंदर शुरू होने वाली है। वो आबादी का हिस्सा जिनको जरा ज्यादा खतरा होता है उसके बारे में भी आज गौर किया गया कि एक बूस्टर वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू किया जाए उनके लिए। इसको क्यों खतरनाक या एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न तस्वर किया जा रहा है? गुज़िश्ता अक़साम की निस्बत वायरस के अंदर, उसकी साख्त के अंदर ऐसी जगहों के अंदर म्यूटेशंस हैं जो इसको ज्यादा खतरनाक या ज्यादा तेजी से फैलने वाला या ज्यादा मोहलिक बनाने का पोटेंशियल रखती हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, वैक्सीन लगवाइए और एहतियाती तदाबीर का दामन मत छोड़िए। इसकी मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हम अमेरिका जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर साद उमर, डायरेक्टर हैं येल इंस्टीट्यूट बराए ग्लोबल हेल्थ के। कनेक्टिकट से हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि अब हर जगह हम ये सुन रहे हैं कि मज़ीद मालूमात दरकार है और साइंटिस्ट इसको बड़े गौर से देख रहे हैं, मगर एक पैनिक है दुनिया भर में और एक स्केयर हो गया है इस वेरिएंट के हवाले से, जिसकी मज़ीद मालूमात जो है वो नहीं अवेलेबल है। वो क्या शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पर ये पूरी दुनिया में एक तहलका सा इसने मचा दिया है? इसकी वजह क्या है और ऐसी क्या सॉलिड एविडेंस है जिसने इसको ट्रिगर किया है? ये बहुत अच्छा सवाल है कामरान साहब। एक तो पहली बात यह है कि हमको शुक्रगुजार होना चाहिए जनूबी अफ्रीका के साइंसदानों का कि उन्होंने ये अर्ली अलर्ट दिया, और ये इस बात की निशानी है कि थोड़ा सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो बहुत इंप्रूव हुआ है और इस वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग यानी कि उसकी जो जीन है उसको स्टडी करने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्पीड अप हुआ है काफी ममालिक में, सिर्फ अमेरिका बरतानिया में नहीं बल्कि अफ्रीका के ममालिक में भी। तो जो उन्होंने अर्ली सीक्वेंसिंग डेटा में देखा कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशन ऐसी थी जो दूसरे वेरिएंट में भी पाई गई थी और जो एसोसिएटेड थी वैक्सीन की इफादियत उसकी असरात में कमी के साथ। तो ये कुछ वर्क हमने पिछले वेरिएंट में मेरे ग्रुप ने भी यहाँ पे येल में दूसरे साथियों के साथ किया था, कुछ और दूसरे रिसर्च ग्रुप्स ने किया था, जो ये देखा था कि कुछ वेरिएंट के अंदर जो म्यूटेशंस होती हैं कुछ का ताल्लुक जो होता है वो थोड़ा सा इफादियत में कमी के साथ होता है वैक्सीन की। लेकिन ये बात वाजे करता चलूं कि उन म्यूटेशंस में भी जो देखा गया था वो ये देखा गया था कि मौसर बहरहाल वैक्सीन रही थी खासतौर पर सिवियर डिजीज के मुकाबले में,
कुछ उनकी इफादियत कम हुई थी उन स्पेसिफिक म्यूटेशन के साथ एसोसिएट होते हुए। तो जब उन्होंने साइंसदानों ने ये देखा तो उन्होंने अलर्ट किया। उसके साथ जो ये चीज जो है, ये जो गैर यकीनी की तरफ आता हूं, जो गैर यकीनी ये है कि जेनेटिक डेटा पढ़ने से सारा मामला हल नहीं होता, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं होता। तो इसीलिए साइंसदान वेट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अगले 2-3 हफ्तों में, ये देखने के लिए कि जो इनिशियल इशारा मिला था जेनेटिक इंफॉर्मेशन को देखने से सीक्वेंसिंग के बाद, वो चीज जो है वाकई में ऐसा रिजल्ट मिलता है कि वैक्सीन की इफादियत कम हुई। और दूसरी एक जो चीज जो देख रहे हैं कि अगर ये इफादियत कम या ज्यादा भी हुई और अगर ये वैक्सीन वेरिएंट इतना ज्यादा ट्रांसमिसिबल नहीं है, तब भी फिर परेशानी की बात नहीं होगी। इस वक्त चूंकि ये कंफ्यूजन का मामला नहीं है, ये गैर यकीनी का मामला है, क्योंकि साइंस में कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे ठोस सबूत तो जो होना चाहिए, क्योंकि ख्याल यही है कि ये बहुत तेज़ी से फैलेगा, ये ऐसी इतनी तेज़ी से फैलेगा कोई इससे पहले वेरिएंट नहीं फैला। तो पहला सबूत तो ये होता कि जहाँ जहाँ पर भी, जैसे बरतानिया में 2 केसेस नज़र आए, नीदरलैंड्स में 18 आए, फला जगह 15 आए, फला जगह 20 आए, कि वहाँ जहाँ जहाँ ये लोग जिनको कि ये डिटेक्ट हुआ है ओमिक्रॉन, कि जो उनके टच में आया उन सबको हो जाए। फिर सबसे ठोस सबूत तो ये होगा कि ये वाकई बहुत तेज़ी से फैलने वाला और शायद इससे पहले नाकाबिले यकीन हद तक फैलने वाला वेरिएंट है। ये सबूत कहीं से आ रहा है? ये अभी बहुत अर्ली है उसके लिए, लेकिन अगले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों में ही आना शुरू हो जाएगा। ये सबसे पहली निशानी ये होगी कि डेल्टा वेरिएंट जो काफी ज्यादा ममालिक में फैला हुआ है, अमेरिका, बरतानिया और काफी और मुल्कों में जो डेल्टा वेरिएंट है वो प्रिडोमिनेंट वेरिएंट है, 90% से ज्यादा वेरिएंट है। अगर इसको ये रिप्लेस करता है तो ये सबसे पहली इनिशियल निशानी होगी इस बात की कि ये वायरस फैल रहा है तेजी से। एक चीज होती है कि मुल्कों में पाया जाना, इक्का दुक्का केसेस, वो तो हमें पता है कि ये काफी मुल्कों में, जिन मुल्कों में अभी तक डिटेक्ट नहीं भी हुआ, गालिबन ये वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि ये इस वायरस की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि आपको डिटेक्ट करने, जितनी देर में आप डिटेक्ट करती है उतनी देर में फैल जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मरहला है कि क्या ये आउट कम्पीट कर सकता है डेल्टा वेरिएंट को, फॉर एग्जाम्पल, वो चीज देखना बाकी है। गोया कि इसके लिए अभी आइंदा चंद रोज ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अभी इसको फाइनली इसको कुछ कहना जो है ये प्रीमेच्योर होगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये ऐसी बात है कि ये खतरे की घंटी बजा थी, उसके बाद पैनिक इस वक्त जरूरत नहीं है। जो हुकूमत पाकिस्तान ने इकदाम किए हैं वैक्सीन बढ़ाने वगैरह के और दूसरे और कुछ और इसको डोमेस्टिकली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए, वो बिल्कुल बजा इकदाम है। जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है इस वक्त अंदाजा यही है, क्योंकि इतने मुल्कों में फैल चुका है, जनूबी अफ्रीका से बाहर, तो अब तो बरतानिया, यूरोप वगैरह में फैल चुका है। तो अब सिर्फ जनूबी अफ्रीका पे पाबंदी का किसी भी मुल्क को फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो वायरस चला गया है, दूसरे इलाकों में है, तो सिर्फ वहां पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बड़ी नवाजिश डॉक्टर साद उमर हमारे साथ मौजूद थे, इन्फेक्शस डिजीज़ के माशाल्लाह बहुत ही चोटी के एक्सपर्ट हैं, अमेरिका से हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में इलेक्शन, चाहे जनरल इलेक्शन हो, चाहे कोई ज़िमनी इलेक्शन हो, एक मजाक की कैफियत होती है, क्रेडिबिलिटी नाम को नहीं होती। अब 5 दिसंबर को होना है NA 133, लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन है और उसका मज़े का खेज ट्रेलर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। तफसीलात दिखाते हैं आपको छोटे से वाक़े के बाद। वेलकम बैक। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है, और ये आप में से किसी के लिए भी अचंभे की बात नहीं है, कि पाकिस्तान में जब भी किसी किस्म के भी इंतखाबात होते हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, ज़िमनी इलेक्शंस हो, या किसी भी नौइयत के इलेक्शन हो जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मातहत होते हों, वो एक मजाक सा बन जाते हैं। इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को कोई तस्लीम नहीं करता। इलेक्शन के दौरान इल्ज़ामात लगते हैं, नताइज आ जाएँ तो इल्ज़ामात लगते हैं, और इलेक्शन पर अदम एतमाद एक मामूल का अमल बन गया है। इस दौरान PTI हुकूमत के इक़दामात के, जिसमें EVM या दूसरे इक़दामात हैं, यकीनन तवज्जो तलब हैं। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया, ऐसी ही कैफियत एक बार फिर नज़र आ रही है। इलेक्शन होने जा रहे हैं 5 दिसंबर को लाहौर के हल्का NA 133 में। ये ज़िमनी इलेक्शन हैं, लेकिन इससे पहले ही, जैसा कि शायद हर इलेक्शन में होता है, इस ज़िमनी इलेक्शन का तो एक मज़े का खेज ट्रेलर सामने आ गया है। 2 दिन से सोशल मीडिया और TV पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में वोट ख़रीदने की वीडियो गर्दिश कर रही है। पहले PPP वोट ख़रीदारी की वीडियो सामने आई, उसके सामने आती ही
नून लीग की एक वीडियो मुबैना वीडियो सामने आ गई। इन मुबैना वीडियोज़ में देखा गया कि पीपल्स पार्टी को वोट डालने के लिए 2000 रुपये दिए जा रहे हैं और लोगों की पार्टी दफ्तर के बाहर कतार लगी हुई है। तो 2000 मिलेंगे नहीं उन्होंने को 2000 की बनता है। लाइन बड़ी लंबी हो यार, मिर्जा कल से पाला लाइन बहुत लाइन से लगना है यार, 2000 थोड़ा नहीं दे रहे भला, और की तो 20,000 दे देन भाई। उधर लाइन चल जाओ तो नाल चेक करके क्लियर कर रही है, उससे टाइम ही क्लियर कर रही है। 35201 5694 5694 भैया पैसे कितने देंगे? लो भैया रफी इस्माइल जी ये कहते हैं कुरान पे हलफ देकर 2000 रुपया दे रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अब मेरे शोहर को मिल गए, मुझे क्यों नहीं तो मिले? कह रहे ने कुरान पे हलफ दे ले रहे नाल। वैसे नहीं दे रहे? नहीं वैसे नहीं दे रहे, लेकिन 2000 रुपया मिल रहा है या वध भी मिलता है? नहीं 2000 दे रहे। नून लीग से भी एक मनसूब मुबैना वीडियो सामने में आई, मगर ये एक अजीब सी वीडियो थी। जैसे अभी आपने पीपल्स पार्टी वाली वीडियो देखी तो ये तो लग रहा है कि कोई खुफिया तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है, लेकिन नून लीग जो कि एक बहुत ही मजबूत पार्टी है लाहौर में और जो कि शायद लाहौर के हर लिहाज से मकबूल तरीन जमात है, वहाँ की वीडियो सामने आई जिसमें बाकायदा दिखाया जा रहा था कि कुरान पे हल्फ लिया जा रहा है और बिल्कुल एक ऐसे कैमरे से जो कि लगता था कि बाकायदा इस मकसद के लिए सामने लगाया गया है। और यहाँ भी वोट का रेट वही 2000 रुपये रखा जा रहा था। मैं हलफ देती हूँ कि 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। मैं हलफ लेता हूँ 5 तारीख को मैं कुरान पाक में हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। 5 तारीख को शेर को वोट दूंगी। ज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये महफिल इस वीडियो को बनाने के लिए सजाई गई थी, लेकिन बहरहाल देखते हैं इसकी तहकीकात का नतीजा क्या निकलता है। मगर नून लीग का कहना है कि पिछले इंतखाबात में उनके उम्मीदवार ने इस हल्के से 90,000 वोट लिए थे और पीटीआई के उम्मीदवार को 12,000 वोटों से शिकस्त हुई थी, जबकि पीपल्स पार्टी सिर्फ 5,500 वोट हासिल कर सकी थी। और अगर पीपल्स पार्टी का वोट काउंट आप देखें जब से 2018 के इलेक्शन हुए उसके बाद तमाम ज़िमनी इलेक्शन में, तो पीपल्स पार्टी किसी भी इलेक्शन में किसी जगह पर भी किसी भी मुकाबले में आगे नज़र नहीं आती, या कोई किसी भी बड़ी जमात का या पीटीआई या नून लीग का मुकाबला करती नज़र नहीं आती। इन ज़िमनी इंतखाबात की एक अहम बात यह है कि पीटीआई मैदान में ही नहीं है और न जाने जो भी वजूहात हुई हो, मगर बहुत ही एक इमैच्योर सिचुएशन है जिसमें पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा इससे आउट हो गए हैं। और अब इस पूरे हलके में तमाम लोग जानते हैं कि कोई मुकाबला नहीं है, नून लीग का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है और इसके लिए मैदान साफ़ है। समझ से बाहर है कि वोट खरीदने जैसे अमल में उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल असल इम्तहान इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन ने वोट खरीदारी से मुताल्लिक़ इन वीडियोज़ का नोटिस लिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर, आईजी पंजाब, चेयरमैन नादरा और चेयरमैन पैमरा को लिखा है कि 30 नवंबर तक इन वीडियोज़ में देखे जाने वाले अफराद की शनाख्त और वीडियोज़ की फोरेंसिक तहकीकात की उनको रिपोर्ट दी जाए। यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा इम्तहान है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के उम्मीदवार, जैसे मैंने आपको बताया, जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया जो कि उनकी कवरिंग कैंडिडेट थी, दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। फिर वो अदालतों में गए, वहाँ से भी उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। बहरहाल ये स्ट्रेट फाइट है, ये वीडियोज़ हो ना हो, लेकिन ये भी खबरें हैं कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर ये वीडियोज़ के बारे में शकूक ज़्यादा सही साबित हुए तो इलेक्शन को ही मुलतवी कर दिया जाएगा। मगर बहरहाल ये पूरा मजमूई तौर पर, ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि ये एक मज़े का खेज ट्रेलर है NA 133 के इलेक्शन का, जिसके नताइज वाज़े हैं। इसकी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी हसन रज़ा। हसन रज़ा, बताइएगा कि कुछ और मालूमात अब तक मिली है कि पीपल्स पार्टी की वीडियो और ये जो नून लीग की वीडियो है, तो ऐसा लगता है कि बाकायदा कैमरे के सामने ये फिल्म बंद करवाई है लोगों ने खड़े होकर, तो ये कुछ और मालूमात हुई शनाख्त के हवाले से या इसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से इन दोनों वीडियोज़ की? कामरान साहब, मुकम्मल तहकीकात भी की और तमाम पार्टियों से इस हवाले से रब्ता भी किया गया है और मुतअद्दिद इंकशाफात सामने आते हैं
कोई भी पार्टी हम तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि ये वीडियो उनकी जमात की जानिब से बनाई गई, बल्कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून है वो भी ये तस्लीम नहीं करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो ये कहते हैं कोई और लोग हैं, हमारे से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये कौन पैसे दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग नून को निशाना बना रही है। इसकी जो तहकीकात की और मुतअद्दिद ज़राए तो ये दावा करते हैं कि क्योंकि काफ़ी रोज़ से जरदारी साहब लाहौर में है और उनकी मुलाकात हुई थी साबिक वज़ीर आज़म जो है राजा परवेज़ अशरफ साहब से, तो उस मुलाकात में ये तय पाया था कि लाहौर समेत पंजाब भर में रिवाइवल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का करना चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में नज़र आनी चाहिए, उसके लिए कुछ अफराद को टास्क दिए गए थे, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ थे, असलम गिल, हसन मुर्तज़ा जो कि पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर हैं, उनके साथ सिंध से भी कुछ अफराद को पंजाब में टास्क दिया गया है, जिसमें शहला रज़ा हैं, शाहिदा रहमानी और शर्जील मेमन भी मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो लाहौर आ चुके हैं इसी टास्क को हासिल करने के लिए। और इसके लिए ये भी जो है वो दावा करते हैं ज़राए कि शायद 45,000 वोट जो है वो कंफर्म करने के अहकामात इनको जारी किए गए हैं जरदारी साहब की जानिब से, जिसको मद्देनजर रखते हुए पहला जो ट्रेलर था जो उसमें अगर देखा जाए तो हमदर्द चौक में वहां पर जो है वो 2,000 रुपए फी जो है शनाख्ती कार्ड के हिसाब से दिए जा रहे हैं। इस पूरे इलाके में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, बहुत ज़्यादा ऐसे झुग्गियां हैं, गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जो 2,000 क्या 1,000 भी उनको दिया जाए तो वो आने को तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह हमदर्द चौक के साथ साथ पीको रोड जो है कुछ ही फासले पर, क्योंकि मैं 133 में मौजूद हूँ, कुछ ही फासले पर पीको रोड है, वहां पर भी बहुत सारी आबादी है जो 2,000 रुपये लेकर जिनकी जानिब से जो है वो शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड दर्ज करवाया गया है। ये तो दुरुस्त जो है वो वीडियो सामने आती है क्योंकि वहां के इलाका मकीनों से राब्ते किए गए, उन्होंने तस्लीम भी किया है कि यहाँ पर 2,000 रुपये इवज़ जो है वो वोट बेचा जाता रहा है। दूसरी जानिब ये दावा किया जाता है, जो तहकीकाती इदारे तहकीकात कर रहे हैं उनका ये दावा है कि शायद जब मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ मलिक की जानिब से फेसबुक पर यह मामला सामने रखा गया और रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त दायर की गई, उसके बाद कुछ ऐसे अफराद जो कि वीगो डाला इस्तेमाल करके बागबानपुरा थाने का इलाका दावा करते हैं कि वहां पर यह वीडियो बनाई गई जिसमें मुस्लिम लीग नून के पीछे जो है वो बैनर अवेजा किए गए और फिर उससे नजर भी आता है कि शायद वो तैयार की गई है ताकि वो उसमें आपस में दूसरी पार्टी को भी बदनाम किया जा सके। और जरा तो ये भी दावा करते हैं कि शायद इसमें ये बात क्या खारिज अज़ इम्कान है और ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये बात गलत है कि दरअसल ये नून लीग के लोग हैं जो कि जैसे कि इस वीडियो में नज़र आ रहा है वो वोट ख़रीद रहे हैं। इसको रद्द करने की सबसे बड़ी दलील क्या है? यकीनन नून लीग बड़ी मकबूल जमात है और वो उसका कोई यहाँ पे ज़ाहिर कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ये कैसे हम रद्द कर दें कि ये वीडियो गलत है? देखिए, मुस्लिम लीग नून वाले ये दावा करते हैं कि ये जो शख्सियात हैं, जो अफराद आ रहे हैं, जो वोट ले रहे हैं, पहली बात तो वो ये दावा करते हैं हमने तो पैसा लगाना ही नहीं वोट खरीदने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को इस पूरे इलाके हल्के में इंतहाई मजबूत जो है वो तस्वुर करते हैं। वो अलग चीज़ है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अगर देखा जाए तो किसी हद तक कहीं ना कहीं तो काम करते दिखाई दे रहे हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवाने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि वीडियो से हमारा कोई इसलिए लेना देना नहीं क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो ऑलरेडी पूरे लाहौर समेत खासतौर पर N133 में बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है, अच्छे खासे इनके वोटर्स भी हैं। अगर वो तहरीक इंसाफ को, तहरीक लबैक वाले भी उनको सपोर्ट करते हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी सपोर्ट करते हैं, तो जिस हद तक महंगाई है और हालात है और जो सूरत हाल है वो शायद मुस्लिम लीग नून के अक्सरियत ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। ये बताएं कि पीटीआई का क्या रुख है इस मामले में, क्योंकि उनके कैंडिडेट तो आउट हो गए, कवरिंग कैंडिडेट आउट हो गई और लाहौर का इलेक्शन हारना कोई मामूली बात नहीं होगी पीटीआई के लिए, लेकिन पीटीआई क्या कर रही है अभी ज़िमनी इलेक्शन में, उसका क्या अंदाज़ है, उसकी क्या हिकमत अमली है? पीटीआई के जितने उम्मीदवार थे और कारकुनान थे वो इनडायरेक्ट तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। और जहाँ से जो कि ग्रीन टाउन का इलाका है, टाउनशिप के इलाका है, हमदर्द चौक है और दीगर जो आबादियाँ हैं वहाँ पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के मशवरा देते दिखाई देते हैं। और आज जो वीडियो आई है उसमें भी उनकी जानिब से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया गया है कि और उनके बाकायदा जो शहबाज गिल हैं, फवाद चौधरी और दीगर फर्रुख है, उनकी जानिब से बाकायदा इनके हवाले से तनकीद का निशाना भी बनाया गया है कि मुस्लिम लीग नून वोट बेचकर टीएलपी की क्या पोजीशन इस हल्के में? टीएलपी का ये बड़ा पहला इलेक्शन है इस पाबंदी हटने के बाद, तो उसकी क्या पोजीशन है इस हल्के में?
देखिए तहरीक लबैक पाकिस्तान यहाँ पर उस हद तक जो है एक्टिव तो दिखाई नहीं दे रही, अलबत्ता जो उनके सरबराह हैं वो मुलाकातें ज़रूर करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी है, तहरीक इंसाफ के भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी है, तमाम जमातों से मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा वाज़ह तौर पर ऐलान सामने नहीं आया कि वो किस जमात को सपोर्ट करते हैं। वो फिलहाल इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार रखे हुए हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देख लें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान और उनकी हुकूमत की अगर एक ख्वाहिश यकजा है वो ये कि किसी सूरत से पाकिस्तान में महंगाई कम हो और बढ़ती हुई महंगाई पे कोई काबू आता हुआ नज़र आए। इसके लिए कोई भी छोटे मोटे आसार भी नमूदार होते हैं तो हुकूमत की हिम्मत बढ़ती है और फिर यकीनन अवाम के लिए भी बेहतर सूरत हाल होती है, और ऐसी ही सूरत हाल कुछ नमूदार तो हुई है। बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में तेज़ी से कमी देखी गई है, जो इस महंगाई के दौर में खुदाई सहारे से किसी सूरत में कम नहीं। दुनिया भर के लिए बहरहाल ये अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती। पिछले हफ्ते अमेरिका और चीन समेत दुनिया की चंद बड़ी मईशतों ने अपने तेल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल सप्लाई करने का ऐलान किया था। वजह यह थी कि तेल की बेकाबू कीमतें, जो कि इस माह के आगाज़ में $84 फी बैरल तक पहुँच गई थी, और इसी के साथ कोरोना वायरस के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन के केसेस भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सामने आए थे। दुनिया में खलबली बची और इसका बराह रास्त तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में पड़ा। 25 नवंबर को अमरीकी खाम तेल की जो कीमत $78 फी बैरल से तजावज़ कर गई थी, वो 10% कम होकर $68 फी बैरल तक गिर गई। आज भी इसमें मामूली सा इजाफा देखा गया, मगर अभी तक $71.50 फी बैरल के करीब है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 80% तेल दरामद करता है, और पिछले साल सिर्फ तेल मसनूआत की दरामदात में पाकिस्तान ने $10 अरब से ज़्यादा अदा किए थे। इस साल ये इम्पोर्ट बिल मज़ीद बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना के खदशात वैसे नहीं जैसे दीगर कई और ममालिक में हैं। अगर तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में कमी का सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तानी मईशत पर इसके मज़बूत असरात पड़ेंगे, और ये जैसे कि हमने पहले भी कहा कि खुदाई मदद से कम नहीं होगी, और ये बहुत क्रिटिकल मामला है हमारी मईशत को सहारा देने के लिए कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरें, मज़ीद गिरें और फिर गिरी रहें, कहीं दोबारा ना बढ़ जाएँ। इसके पूरा अहवाल आपको देते हैं हमाद आलम की इस खुसूसी रिपोर्ट में। दुनिया जहां कोरोना के नए वेरिएंट से परेशान है, वहां खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में गिरावट से पाकिस्तान के मुआशी प्लानर्स को कुछ सुख का सांस मिला है, जो पहले ही क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी की आस में बैठे थे। खाम तेल की कीमत 25 नवंबर के मुकाबले $78.39 से कम होकर अब $71.5 फी बैरल के करीब देखी गई। कीमतें अगर इसी सतह पर रहती हैं तो माहिरीन के मुताबिक साल के बकिया 7 माह में सरकार को लगभग $60 करोड़ की बचत खाम तेल मसनूआत के दरामदी बिल पर हो सकती है। अक्टूबर 2021 में खाम तेल मसनूआत का हिस्सा मजमूई दरामदात में सबसे ज्यादा बना, जो लगभग 26% है। खाम तेल की दरामद का बिल कम होगा तो मजमूई तौर पर अदायगियों का तवाजुन बेहतर होगा। बैनुल-अक़वामी अदायगियों के जोर में कमी से रुपए की गिरती कदर को सहारा मिलेगा, और ज़र मुबादला ज़खायर भी मुस्तहकम हो सकते हैं, जिनमें अगस्त से अब तक तकरीबन $4.5 अरब की कमी वाक़ हो चुकी है। खाम तेल सस्ता होने से मुल्क के बैरूनी खातों की सूरत हाल बेहतर होने के अलावा मुकामी तौर पर भी इसके सूदबंद असरात होंगे। खाम तेल के निर्ख कम होने से मुकामी मार्केट में पेट्रोल और डीजल भी सस्ता हो सकता है, बशर्ते कि सरकार सेल्स टैक्स और PDL ना बढ़ाए। ईंधन सस्ता होगा तो मजमूई तौर पर महंगाई की रफ्तार कम होगी, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक सफरी लागत अशिया की कीमत का लगभग 20 से 25% हिस्सा होती है। महंगाई थमेगी तो स्टेट बैंक भी मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी बरतेगा, यानी शरह सूद मजीद बढ़ाने से गुरेज करेगा, जिससे मईशत के पहिए को तेज चलने का मौका मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसके अलावा फर्नेस ऑयल समेत LNG वगैरह की कीमतें भी अगर कम होती हैं तो एक तरफ तो आए रोज हुकूमत के लिए बिजली महंगी करने का जवाब भी खत्म हो जाएगा, और दूसरी जानिब सर्कुलर डेट को भी ब्रेक लग सकता है, जो 2600 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। गोया खाम तेल की कीमतें अगर बदस्तूर नीचे रहती हैं तो ये मुल्क की मुआशी उलझनों के लिए किसी अक्सीर से कम नहीं। गोया के 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। तेल कीमतें कम रहें, मज़ीद कम हो और कम सतह पर रहें तो ये तमाम चीज़ें नमूदार होंगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल मामला है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब समीउल्लाह तारिक को, हेड ऑफ़ रिसर्च है पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट के, माशी उमूर के माहिर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब। ये बताइएगा कि इब्तदाई थोड़े दिनों की खबर है, थोड़े अरसे की खबर है, मगर है बहुत से हेल्दी,
पहले तो उसके असरात बताइए कि कितने, अगर ये सस्टेन कर जाए 70, 68, लेट 60s पे कीमत, तो जो आज जो हमारे पे प्रेशर है वो कहाँ डाइल्यूट होंगे? देखिए, ऐसा है कि हमने पिछले 4 महीने में तकरीबन $6 अरब की जो पेट्रोलियम ग्रुप है जिसमें हमने इंपोर्ट्स किए हैं, जैसे उसके अंदर जो है वो LNG भी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हैं और जो है वो क्रूड ऑयल भी है। ठीक है, तकरीबन पिछला महीना हमने $1.6 अरब की चीज़ें इंपोर्ट की हैं जो कि पेट्रोलियम मसनूआत। अगर हम पूरे साल पे रखें तो तकरीबन हम $18 अरब के आसपास जा रहे हैं इस साल जो हम इंपोर्ट करेंगे, जबकि आप पिछले साल का आप कह रहे थे हमने तकरीबन $10 अरब की पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट किए हैं। तो एक तो ये कि काफ़ी वेट है इसका। हर $5 अगर हमारी जो है वो क्रूड ऑयल की प्राइस ऑन एवरेज पूरे साल की अगर कम होती है तो 1.1 या 1.2 अरब से हमारी जो है वो दरामदात कम हो जाती है। तो उससे एक तो ये लोड कम होता है। दूसरा है कि अगर $5 से तकरीबन ऑन एवरेज अगर प्राइस कम होती है तो उससे तकरीबन 7 से 8 रुपया पेट्रोल की कीमत पे भी फ़र्क पड़ता है डोमेस्टिक। और तकरीबन उससे अगर हम किराए को भी लिंक करें जो कि ट्रांसपोर्ट के किराए, तो तकरीबन 36 बेसिस पॉइंट यानी 0.36% हमें जो है वो उसमें भी फ़ायदा होता है जो इन्फ्लेशन है यानी इफ़रात ज़र में। तो जैसा कि आपने कहा कि सारी चीज़ों में इम्पैक्ट आता है और तकरीबन 78 से हम 68 तक आ गए, तो आप इसको डबल कर लें कि अगर ये चीज़ रह जाती है तो तकरीबन $2 से $2.25 अरब हमें जो है वो उसमें बच जाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और यही और 36 बेसिस पॉइंट की जगह 72 बेसिस पॉइंट हमें जो है तो और फिर वाइस वर्सा है, जैसे कि ये अब ये 80-81 पे चली गई तो हमारी वोज़, हमारी तकलीफ़ जो है, हमारी जो परेशानी है उसमें इजाफा हुआ। जैसे कि ये मुशीर ख़जाना ने भी बात की कि जो है हमारा सेल्स टैक्स इस वक्त जो है इस पे ज़ीरो है, तो ज़ाहिर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो GST कलेक्ट होता है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट GST कलेक्टर आइटम है। तो ज़ाहिर है ये कोई ज़्यादा लंबे टाइम तक हुकूमत पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इस हेड में GST ज़ीरो हो। तो एक तो ये बात। दूसरा ये कि इससे रिफाइनरीज़ का भी एक प्रॉब्लम होता है क्योंकि रिफाइनरीज़ इंपोर्ट स्टेज पे जो है वो GST पे करती है और यहाँ पे वो कलेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये काफ़ी चीज़ें इसके साथ लेंगे। तो डेफिनेटली जो आप बात कह रहे हैं कि तेल अगर नीचे होगा तो हमारी काफ़ी सारी, अभी वैसे क्या रिसर्च क्या कहती है, फ्यूचर्स क्या कहते हैं, पूरी दुनिया के माहिरीन जो हैं वो इस सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि एक इंप्रेशन ये था कि शायद ये ओमिक्रॉन सामने आया, US का ऐलान आया कि हम अपने रिजर्व्स छोड़ेंगे, उसके असरात है, वरना तो पुतिन ने कहा था कि $200 तक ये चला जाएगा। तो ये कितना सस्टेन करेगी अभी ये लोअर जो प्रेशर्स हैं? देखिए, एक तो ये कि अभी तो ये सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में हीटिंग ऑयल की डिमांड भी होती है। मेरा ख्याल है कि अगले साल मार्च में तक हम जो है वो इंशाल्लाह सस्टेन्ड लेवल प्राइसेस का नीचे की तरफ देख सकेंगे। उसके 2-3 रीज़न है कि एक तो ऑयल की प्रोडक्शन जैसे जैसे इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आई है तो प्रोडक्शन उसके साथ साथ ग्रो कर रही है। ओपेक भी जो है वो 4 लाख बैरल पर डे के हिसाब से हर महीने जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जो कट से वो अनवाइंड कर रहा है। उसके साथ होपफुली हम जो है उनकी अपनी IEA की अपनी फोरकास्ट है कि अगले साल हम जो है वो स्टॉक लेवल्स इंक्रीज़ देखेंगे जनवरी से मार्च। तो एक दफ़ा स्टॉक लेवल्स नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे, फिर होपफुली हम जो है आगे प्राइसेस नॉर्मलाइजेशन की तरफ देखेंगे। दूसरी तरफ ये कि जो ऑल्टरनेट्स हैं डेफिनेटली उनकी तरफ भी बहुत स्पीड में इंसान का जहन जाता है जब आप $30-35 की LNG देख रहे हैं, ऑयल की प्राइस इतनी ज़्यादा देख रहे हैं। इवन US के अंदर गैस के ऊपर यानी जो पंप के ऊपर जो गैस अवेलेबल है वो भी इस वक्त 2012 से हाईएस्ट लेवल पे है, डिस्पाइट द फैक्ट कि तेल के दाम तो 2014 तक $100 थे, लेकिन वहाँ भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स में मार्जिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका एक तो डिमांड पे भी कुछ इम्पैक्ट होगा और कुछ सप्लाई साइड पे भी होगा। अच्छा, आफ्टर ऑल अब ये जब प्राइसेस जब कम होंगी, अगर कम हो जाती हैं, सस्टेन कम हो, तो शायद हमारे जो कंज्यूमर है उसको तो इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हुकूमत को फिर GST में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें पेट्रोलियम में लेवी भी लगानी है, तो हम तवील अरसे तक इसी रेंज में पेट्रोल प्राइसेस देखेंगे जो आज हम देख रहे हैं, चाहे दुनिया में कम होती रहे। देखिए, इसका एक तो कैलकुलेशन अभी ये कि जो ये फोर्टनाइट जो गया हमारे यहाँ फोर्टनाइटली यानी हर 15 दिन पे कीमत चेंज करते हैं, तो इसमें तकरीबन 8 से 9 रुपए की कमी बन रही है क्योंकि एक तो पहले भी थोड़ी सी कीमत नीचे आ रही थी और फिर एक साथ ये झटका आ गया। लेकिन अब इन्हें 4 रुपये लीटर बढ़ा के 30 रुपये लीटर तक PL ले जाना है और GST भी पूरा रहता है, तो ये तकरीबन मतलब ये कि शायद ये 2 महीने का तो ये गैप कवर हो गया। लेकिन होपफुली अगर तेल की कीमत नीचे की तरफ रहे तो इन्हें शायद बढ़ानी ना पड़े, लेकिन कम तो डेफिनेटली करना जो है वो हुकूमत की तरफ से हाँ पॉसिबल भी नहीं है और सूदमंद भी नहीं है क्योंकि ये अगर ये क्रूड की प्राइसेस दुनिया में कम होती हैं, खाम तेल की प्राइसेस कम होती हैं, तो उसके असरात फिर
दूसरी एनर्जी पे भी होती है ना, LNG वगैरह पे, क्योंकि वो लिंक्ड होती है इसके साथ, तो वो भी फिर हमारा प्रेशर थोड़ा कम होगा। बिल्कुल, कोल वगैरह की प्राइस से अगर आप देखें तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, LNG की प्राइस से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इनका वेट हमारी एक तो एनर्जी बास्केट में भी काफ़ी हो गया है, फिर पास थ्रू होता है तो कंज्यूमर्स को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में वो पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा अगर तेल की कीमत नीचे आ जाए। तो थोड़ा सा ये है कि हमें वो पैरिटी का भी इशू है कि पिछले फोर्टनाइट में अगर 171 रुपये और कुछ पैसे की पैरिटी थी तो अभी 174 का एवरेज बन रहा है, तो वो भी थोड़ा सा जो है। और जाहिर है कि जब हमें ये पेमेंट्स करने पड़ते हैं तो हमारे रिजर्व पे प्रेशर आता है, वो प्रेशर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रेशर, तो हमारे रिजर्व पे प्रेशर आता है, एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आता है। जैसे आज भी हम देख रहे हैं कि ये सऊदी खबर है, IMF की खबर है, ऑयल प्राइसेस कम होने की खबर है, लेकिन हमारा जो रुपया है वो मुसलसल आज भी डाउनवर्ड ट्रेंड था, हम वो देख रहे हैं। ये इतना मैसिव प्रेशर है किस चीज़ का? बेसिकली ये है कि जब से ये मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट में हम आए, जो कि मेरा ख्याल है अच्छा डिसीजन है, एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, उसके बाद जो है वो मार्केट डिमांड सप्लाई से चल रही है। तो डिमांड सप्लाई का मतलब चूँकि आपका पिछला महीना जारी खातों का खसारा 1.6 अरब डॉलर था, तो जाहिर है वो गैप एक आ गया है मार्केट में, उसका प्रेशर जो है अभी तक चल रहा है। इस महीने भी ऐसा लग रहा है कि ऑल्दो एक्सपोर्ट का नंबर भी अच्छा आ रहा है लेकिन इंपोर्ट का नंबर भी काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से जो है वो प्रेशर जो है वो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई का में स्टेट बैंक सपोर्ट नहीं करता, तो जो है वो इसकी वजह से जो है वो पैरिटी ज़ाहिर ऊपर की तरफ जा रही है। अब इससे नेट होता ही है कि एक्सपोर्ट का फ़ायदा होता है, इंपोर्टर को नुकसान होता है। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे पूरे मुल्क में अगर मौजूद बहस है, सबसे ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है वो कराची में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला, जिसके तहत नस्ला टावर गिराया गया, कई और इमारतें गिराई जाएंगी, कुछ और इमारतें गिर चुकी हैं। लोग पूछते हैं कि जिन लोगों ने ये अप्रूवल दी, उस करप्ट माफिया जो कि इसकी ज़िम्मेदार है, उसके ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं हुई, उसके ख़िलाफ़ कोई नाम तक नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का, और ज़ाहिर है कि इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। नस्ला टावर गिराने का अमल तेज़ से तेज़ हो रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पूरे मुल्क में मौजूए बहस है, किसी भी महफिल में जाएं, किसी भी निजी जगह पे बैठे हों, और वो मौजू है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात, जिसके ज़रिए कराची में नस्ला टावर को मुनज़्ज़म करने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा कई और इमारतों को मुनज़्ज़म करने का अमल को शुरू करने का और उसको फौरी तौर पर मुकम्मल करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म, और इससे मुंसलिक जो अवामी आहो बका है वो इस वक्त उरूज पर है। इस अमल को अब तेज़ कर दिया गया है और बिल्डिंग को मुनज़्ज़म करने के लिए अब 400 मजदूरों की खिदमत हासिल कर ली गई हैं। इमारत के एतराफ़ दफ़ा 144 आयद की गई है ताकि इन्हिदामी कार्रवाई में कोई रुकावट न डाल सके। इससे कबल जुमे को नस्ला टावर गिराने के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज हुआ था, लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई थी, पुलिस और रेंजर्स की जानिब से आंसू गैस शेलिंग हुई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में नस्ला टावर के इंतज़ाम के लिए कमिश्नर कराची को सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दी है। अदालत ने कमिश्नर को कहा है कि 200 की जगह 400 मजदूर लगाएं, मगर इसको फौरी तौर पर गिराएं। इन हदामी कार्रवाई की क्या रफ्तार है और ये किस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ये एक वाकई एक ट्रेजिक सीन है जो कि शहर कराची इस वक्त देख रहा है। हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी ज़ुहैब अहमद ने आज नस्ला टावर में इस इन्हदाम का जायज़ा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर में इन्हदामी कार्रवाई जारी है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मजदूर इमारत की बलाई मंजिलों पर रिवायती तरीके से काम कर रहे हैं, जबकि इमारत की निचली दीवारों को हैवी मशीनरी के जरिए तोड़ा जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक तेज़ रफ्तारी से इमारत को मुनहदिम करने की कोशिश की जा रही है। हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र शारे फैसल से शारे कायदीन जाने वाले ट्रैक को बंद कर दिया गया है। कनातें लगा दी गई हैं, रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। यहाँ रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हदामी अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए मजदूरों की तादाद बढ़ाने और हैवी मशीनरी को ऊपर पहुँचाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद हमने देखा कि हैवी मशीनरी ऊपर पहुँचा दी गई है और मजदूरों की 3 शिफ्टें दिन और रात के औकात में इन्हदामी कार्रवाई मुकम्मल करने की कोशिश कर रही हैं। 400 लेबर जो है इस वक्त मौजूद है और हमने सबूत के तौर पर इनसे तमाम के शनाख्ती कार्ड, नाम और ये सारे हमने इनसे दरकार किए, बन रहे हैं। हमें लिस्टें थोड़ी सी देर में मिल जाएंगी जो कि हम ऑनरेबल कोर्ट में जमा भी कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त के तहरीरी हुक्मनामे में कहा था कि नस्ला टावर गिराने के अमल को महफूज बनाया जाए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर शर्की आसिफ जान सिद्दीकी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमारत गिराने के दौरान तमाम हिफाजती इक़दामात का ख्याल रख रहे हैं। तकरीबन सारी छतों में होल उन्होंने किए हैं ताकि जब ऊपर की छत तोड़ें तो उसमें से पहली छत का मलबा
दूसरी छत, फिर इस तरीके से उसको बिल्डिंग के लोड को कम करते हुए और उसको ऊपर से गिरा ख़त्म करना चाहिए। आज के दिन में जो अभी तक की प्रोग्रेस है वो ये है कि टॉप फ्लोर पर जो मुश्किल तरीन काम था वो पानी की टैंक और उनसे मुंसलिक जो ऐसे बीम जो कि बाहर की तरफ निकले हुए थे, जिन्हें मैनुअली बड़े ख्याल से तोड़ने की ज़रूरत थी, वो काम आज के दिन में मुकम्मल हुआ है। बड़ा दुश्वार काम था। स्ट्रक्चर खोखला मुकम्मल किया जा चुका है। बिल्डिंग को इररिपेयरेबल डैमेज कॉज हो चुका है। ये नहीं रिपेयर हो सकती, नहीं इसको ये रहने के काबिल है। 2 रोज़ कबल नस्ला टावर के मुतासिरीन और शहर के बिल्डर्स की जानिब से एक एहतजाज किया गया था और एक नाखुशगवार सूरत हाल देखने में आई थी। आइंदा ऐसी सूरत हाल पेश ना आए, इसे रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की जानिब से कमिश्नर कराची को यहाँ दफ़ा 144 नाफिज करने की दरख्वास्त दी गई थी, जिसे मंजूर करते हुए हर तरह के एहतजाज और 4 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कराची आज भी ये सवाल कर रहा है, नस्ला टावर के जो मुतासरीन हैं वो भी सवाल कर रहे हैं, बल्कि पूरा मुल्क सवाल कर रहा है कि वो लोग जिन्होंने इस बिल्डिंग की अप्रूवल्स दी, जिन्होंने कि इस पूरे निज़ाम को चलाया, जिसके तहत सिर्फ एक नहीं दर्जनों बिल्डिंग्स कराची में जिनमें वायलेशंस नज़र आती है, जिनकी अप्रूवल्स में मसाइल हैं, जिनकी ज़मीन में मसाइल हैं, जिनकी ज़मीनों की डेजिग्नेशन में मसाइल हैं, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि किसी का नाम भी नहीं आया था। आज भी नस्ला टावर के मुतासरीन की ख्वाहिश ये है कि वो लोग जो कि इस बिल्डिंग को बनाने में, इसकी अप्रूवल्स देने में शरीक रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का कहना था कि नस्ला टावर के ज़िम्मेदारों के तयन के लिए वो अदालत जाएंगे, इंक्वायरी कमीशन बैठे, तमाम चीज़ों पर लाहे अमल मुरतब करे और नस्ला टावर से मुताल्लिक़ हमें अपील का हक़ दिया जाए। ठीक है, नस्ला टावर एक कोर्ट का ऑर्डर है, में हम एक पिटीशन में जा रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है उसका, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक दफ़ा परमिट दे दी जाए तो उसके बाद कोई इदारा उसको कैंसिल ना करे, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो इदारा जिम्मेदार हो। सिस्टम आपका जो भी है उसको ऐसा कर दें, 1 विंडो हो, अप्रूव प्रोजेक्ट है, लीज प्रोजेक्ट है, किसी को भी आप निकालेंगे तो बगैर कंपलसेशन के किसी को नहीं निकाल सकते। एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं, जनरल पॉलिसी होनी चाहिए। इदारों ने अप्रूवल दी, सिंधी मुस्लिम ने ज़मीन दी, उसके बावजूद क्यों पार्टी नहीं बनाया गया उनको, और कौन इसका जिम्मेदार है, उनके पैसों का जिम्मेदार कौन होगा। और ये भी बहुत ज़ोर और शोर से सवाल पूछा जा रहा है कि ये तो वो इमारत हैं जिनकी बाकायदा कानूनी तौर पर अप्रूवल दी गई, बाकायदा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने उनकी अप्रूवल दी गई, लेकिन आज भी कराची के चप्पे चप्पे पे मुख्तलिफ इलाकों में पोर्शन के नाम पर गैर कानूनी तामीरात का भरपूर सिलसिला जारी है, जिसके पीछे यही करप्ट माफिया, बिल्डिंग कंट्रोल माफिया सरगर्म है। और एक बिल्डिंग में एक भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो ये छोटी छोटी गैर कानूनी तामीरात हो रही हों, जो कि रिश्वत दिए बगैर बन रही हों, और ये अमल जो है वो रोज़ाना की सतह पर जारी है। ताकतवर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल माफिया को अब सुप्रीम कोर्ट का भी खौफ नहीं, जिसके गैर कानूनी इमारतों के गिराने के पे दर पे अहकामात के बावजूद छोटे प्लॉट्स पर आसमान से बातें करती इमारतें खड़ी की जा रही हैं। आज इसी से मुंसलिक एक मामला सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट ने नाज़िमाबाद नंबर 5 में गैर कानूनी पोर्शंस की तामीरात के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त में डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात मसबार करने का हुक्म दिया था, और आप देखें क्या सूरत हाल है कि हाई कोर्ट का हुक्म था, उसके बावजूद भी ये गैर कानूनी तामीरात जो है उनको नहीं मुनज़्ज़म किया गया। और आज सिंध हाई कोर्ट ने इस हवाले से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी को तौहीन अदालत का नोटिस दिया है। ये वो सूरत हाल है जो कि इस वक्त कराची सह रहा है। इस पर मज़ीद बात करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सईद गनी, वज़ीर इत्तलात हुकूमत सिंध। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। आप बताइएगा, पहले तो ये फरमाइएगा कि जो सूरत हाल है यकीनी तौर पे आपका भी दिल इस पर रो रहा होगा, लेकिन बहरहाल ये हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है ना कि ऐसी तमाम इमारतें जिसमें कि बिल्कुल साबित हो रहा है कि अप्रूवल्स दी गई लेकिन उसमें बेइंतहा गैर कानूनी मामलात हुए, उन लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई इसकी कार्रवाई में उनका नाम नहीं आया, मगर हुकूमत सिंध की तो जिम्मेदारी है कि उनका तयन करें, उनको सजाएं दें और इस मामले की बेखनी करें। खान साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं सिर्फ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि थोड़ी सी मुझे इतनी मौका दें कि कराची शहर में या पूरे सूबे में या मुल्क भर में जहाँ जहाँ इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं वो कोई पिछले 5, 6, 7 साल 10 साल की बात नहीं है। बदकिस्मती से ये वाक़यात पिछले कई दहाइयों से हो रहे हैं, और जब उन्हें बर वक्त नहीं रोका गया और लोगों को शय मिली और लोगों ने काम को बढ़ाया।
मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर रहा कोई साल भर, और कई दफ़ा मैंने ये बात बरमला कही कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि पोर्शंस बनाना और ये गैर कानूनी तामीरात का काम जारी है, और हमने शहरियों से बारहा गुजारिश की कि वो कोई भी गैर कानूनी तामीर होने वाली इमारत में अपने पैसे ना लगाएं। जब वो डिस्करेज करेंगे तो शायद ये लोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर बनाते रहते हैं, लोग ख़रीदते रहते हैं, तो उनको इंकरेजमेंट मिलती है, वो पैसे कमाते हैं और ये काम करते रहते हैं, और फिर उसमें सरकारी ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अभी जो मैं समझता हूँ कि मौजू जो ज़ेर बहस है, जिस पर हर शख्स बात करना चाहता है, हर मीडिया चैनल पे ये बात हो रही है, नसर टावर का जिक्र हो रहा है, खैर उसका तो जो होना था वो हो गया है, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि इस वक्त पूरे, मैं अगर सूबा सिंध की बात करूँ तो पूरे सूबे में कई ऐसी आबादियाँ हैं जो सरकारी ज़मीनों पर आबाद हैं और पिछली कई दहाइयों से आबाद हैं। कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की उन्होंने कहीं रेगुलेशंस की वायलेशन की हुई है, कहीं रूल्स की वायलेशन है, कहीं कानून की वायलेशन है। कई ऐसी आबादियाँ हो गई हैं जो एमिनिटी प्लॉट्स थे, ग्राउंड थे, पार्क थे, TP2 की ज़मीन थी, वहाँ पर लोगों ने आबादियाँ करवा दी हैं, बदकिस्मती से वो आबादियाँ हो गई हैं। अब अगर इन तमाम गैर कानूनी कब्ज़ों की वजह से, गैर कानूनी तामीरात की वजह से, जो अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं और अदालत का जो हुक्म आता है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक हुक्म उनका ठीक होता है, अगर उस पर अमल दरामद करें तो जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद लाखों में होती है, हज़ारों की भी बात नहीं है, लाखों लोग इससे मुतासर हो जाएंगे। अब हम या तो ये तय कर लें कि जी हमने कानून के मुताबिक एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली बाय बुक चले जाना है और जो गलत है उसको तोड़ देना है, ख़त्म कर देना है, तो फिर ये अलग बात है, लेकिन उसके नतीजे में जो नुकसानात होंगे और जो उसका इम्पेक्ट हमारे माशरे पे आएगा, हमें उसके नुकसानात का भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ जो पंजाब में भी ये हुआ है, हमने तो ये बात कही, मैंने असम्बली में भी कही, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक कानून बनाया जाए और उसमें ये इख्तियार हुकूमत को भी ना दें, ये इख्तियार बिल्डिंग कंट्रोल को भी ना दें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी ना दें। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की सरबराही में कोई एक कमीशन बना दिया जाए जिसके अंदर अच्छे मोतबर क्रेडिबल नाम हो, माहिरीन हो, वो बैठ के ये फैसला करें कि ये जो इमारतें, जो आबादियाँ बन गई हैं, बस गई हैं, जिसके अंदर लोग रह रहे हैं, इनका हम क्या कर सकते हैं, रास्ता क्या है इसको ठीक करने का। ये तो मुनासिब आपका मशवरा है, लेकिन ये फरमाइएगा कि इस वक्त भी आपने खुद कहा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चप्पे चप्पे पे नाज़िबाबाद में, फील्ड एरिया में, गुलशन में, जौहर में, इन तमाम जगहों पे पोर्शन के नाम पे गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, और आप भी इस बात को मानेंगे कि हो नहीं सकता कि एक ईंट भी रखी जाए कि बिल्डिंग कंट्रोल का इंस्पेक्टर या वहाँ का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है या डायरेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर उससे रिश्वत ना लेके जाए। उसकी एक बड़ी वजह यह है गैर कानूनी तामीरात की कि डिमांड्स तो हैं और हुकूमत सिंध कुछ नहीं कर रही, और बिल्डिंग कंट्रोल के पास 400 अप्रूवल्स फंसी हुई हैं, 400 अप्रूवल, बल्कि शायद और उससे भी ज़्यादा होंगी, और एक अप्रूवल नहीं दी जा रही। और दूसरी जानिब ये गैर कानूनी पोर्शन से जो है वो रकूम जो है वो समेटी जा रही हैं। कितनी जिम्मेदारी है हुकूमत सिंध की इस मामले में, और आखिर ये क्यों नहीं अप्रूवल्स दी जा रही? ख़ाज़ब आपके इल्म में होगा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के वक्त में पाबंदी लगा दी गई थी और मुख्तलिफ ऐसी कंडीशंस जोड़ दी गई थी कि अगर जब तक K4 का पानी नहीं आ जाता और जब तक पानी किसी प्रोजेक्ट में देने की यकीन दहानी ना हो जाए, तब तक आप उस मंसूबे की जो NOC नहीं दे सकते। और उन्होंने मुंसलिक कर दिया था बहुत सारे यूटिलिटी प्रोवाइडर्स को भी कि उनके भी आप वाटर बोर्ड से अंडरटेकिंग लें कि जी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा और हम इसको पानी देंगे। अब इस किस्म की जब मुश्किलात आई और फिर उन्होंने हाई राइज बिल्डिंगों पर पाबंदी लगा दी और फिर कह दिया कि जनाब ये 6 फ्लोर से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी बिना पर वो काम हो नहीं पा रहा था। और जाहिर है कि किसी अगर बिल्डर ने कोई एक प्लॉट लिया है जिसके ऊपर पहले प्लान था कि जी 20 मंजिला, 24 मंजिला, 30 मंजिला इमारत बनेगी, और अदालत का फैसला आ गया कि जिस पर नहीं बन सकती, तो जाहिर है जो उनकी फिजिबिलिटी थी उसमें वो वारा नहीं खाती थी और वो काम रुक गए सारे। और ये मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ सिंध हुकूमत की गलती या कोताही नहीं है, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी बिना पर ये रुकावटें आ रही हैं। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती है उन लोगों से जो कराची में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मुल्क के बाकी शहरों में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से जो कराची शहर के इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है। और ये बात बुनियादी जो आपने कही कि यहाँ लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, अगर हम उनको कानूनी तरीके से कंस्ट्रक्शन फराहम नहीं करेंगे तो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको उरूज मिलेगा, वहाँ से लोग पैसे बनाएंगे, वहाँ लोगों के पैसा फंसेगा। तो ये एक बुनियादी सी कॉमन सेंस की बात है
कि आबादी बढ़ रही है, आपको छतों की ज़रूरत है, घरों की ज़रूरत है, बिल्डिंग्स की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ताख़ीर का शिकार हो रही हैं, नहीं बन रही हैं, उसकी वजह से ये जो इलीगल पोर्शंस बन रहे हैं या बिल्डिंग्स बन रही हैं या झोंपड़ियाँ बन रही हैं, उसका बुनियादी सबब यही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सईद गनी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक तामीरात से मुंसलिक ही इमरान खान ने ख्वाब देखा था कि तामीराती इनकलाब मुल्क में लाएंगे, बड़ी कोशिश भी की उन्होंने, बहुत एफर्ट की, कंस्ट्रक्शन पैकेज आया, बैंकों को मोबिलाइज़ किया, वो कुछ किया जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था। हर जुमेरात को वो इसके लिए कंस्ट्रक्शन पैकेज के लिए मीटिंग भी करते रहे, मगर वो तामीराती इनकलाब का ख्वाब भी मध्यम पड़ रहा है, बल्कि अच्छा खासा मध्यम पड़ रहा है। और गरीब और आम पाकिस्तानियों के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट का जो उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके भी असरात हमें नज़र नहीं आए हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं और इस पूरे ख्वाब के मध्यम पड़ने की वजूहात आपको बताएंगे छोटे से वक्फे के बाद। पीटीआई हुकूमत, इमरान खान हुकूमत की नाकामियाँ, नाअहलियाँ अपनी जगह हैं, उनकी फहरिस्त काफ़ी तवील है, मगर एक मामला जिसमें यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिल जमी से कोशिश की, भरपूर एफर्ट्स की, रात दिन एक की, वो ये था कि मुल्क में किसी सूरत में तामीराती इनकलाब बपा हो, और इसके लिए वो तामीराती पैकेजेस लाए, बैंकों को मोबिलाइज़ किया और वो तमाम कुछ किया जो कि पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हुआ था। यकीनन एक बहुत ही शानदार फ़ज़ा बनी। इसके साथ ही उनकी ख्वाहिश थी कि गरीब पाकिस्तानियों को सस्ते घरों की फराहमी हो, इसके लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू की। तब से वज़ीर आज़म ख़ुद हर हफ्ते इसको कामयाब बनाने के लिए एक अहम मीटिंग करते रहे और कई साल वो हर हफ्ता ये मीटिंग करते रहे। इसके साथ ही हुकूमत ने एक कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत एमनेस्टी स्कीम भी दी। कमर्शियल बैंक्स होम फाइनेंस के लिए 5 से 7% शरह सूद पर कर्ज देने को पाबंद किया, उन्होंने देना शुरू किया। बैंक की रिजर्वेशन दूर करने के लिए फोरक्लोजर लॉज का इतलाक़ मुमकिन बनाया गया। फोरक्लोजर के हवाले से फिर बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला हासिल किया। बैंकों ने कर्ज़े जारी किए, लेकिन एक आम आदमी को फ़ायदा नहीं पहुँचा। मशकूक सरमाए से रियल इस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी ने ज़मीनों और प्लॉट्स की कीमतों के साथ तामीराती लागत तो आसमान पर ज़रूर पहुँचाई, मगर 3 हफ्ते कबल तामीराती शोबे की जानिब से वज़ीर आज़म से बाकायदा एक अपील में कहा गया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अब तबाही के दहाने पर है। और बहरहाल इसकी वजह वो मामलात हैं जो हुकूमत की सकत से बाहर है, क्योंकि पेट्रोल और डॉलर के बढ़ते हुए रेट्स से कंस्ट्रक्शन मटीरियल की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया और इस इंडस्ट्री की तकरीबन कमर तोड़ दी। एक साल में सरिये की कीमत 71%, 1 लाख महंगी हो चुकी है। इसके अलावा जो सीमेंट की कीमत है उसमें 47% इजाफा हुआ है। सैनिटरी टाइल्स की कीमतें 40% बढ़ी हैं। इलेक्ट्रिक का सामान 42% बढ़ गया है। एलुमिनियम मसनूआत और पेंट्स वगैरह 35% बढ़ चुके हैं। और यकीनन इस तरह से ये तमाम मामलात ने तामीराती इस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मुल्क भर में ज़मीनी सतह पर कोई नुमायाँ बहुत बड़ा काम और तब्दीली देखने में नहीं आई। वज़ीर आज़म की जानिब से स्कीम के ज़रिए 50 लाख घर बनाने का वादा किया गया था। सिंध में कंस्ट्रक्शन सरगर्मियाँ ना होने के बराबर हैं। यहाँ तो लगता है कि कंस्ट्रक्शन कर्फ्यू लगा दिया है हुकूमत सिंध ने और सबसे बड़ी दीवार खड़ी कर दी है वज़ीर आज़म के इस तामीराती इनकलाब में, क्योंकि कराची में जो तामीरात हैं वो एक तरफ है और पाकिस्तान की तामीरात एक जानिब है। सिंध हुकूमत तामीराती मनसूबे मंजूर ही नहीं करती। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 300-400 प्रोजेक्ट्स मंजूरी के लिए लटके हुए हैं। 1.5 साल गुजरने के बावजूद बिल्डर्स मारे फिर रहे हैं। पिछले साल जुलाई में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और कंस्ट्रक्शन पैकेज का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा था, वादा किया था कि तामीराती एनओसी बर वक्त मिलेंगी, 1 विंडो ऑपरेशन होगा और वो ख़ुद कंस्ट्रक्शन में हाई रुकावटें दूर करेंगे। बेचारे कहते रह गए। सिंध में किसी के कान पे जूरी रहेगी और इसका पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत सिंध ने तामीराती कर्फ्यू लगा दिया है। इमरान खान के वादे, इरादे, अज़ाइम अपनी जगह धरे के धरे रह गए। हमने ये फैसला किया है सारे सूबों के साथ मिलके, जो हर जगह लोगों को भागा फिरना पड़ता है एनओसीज के लिए, वो हमने बहुत कम कर दिए। हर सूबा 1 विंडो ऑपरेशन कर रहा है। एक पोर्टल होगा, उसके ऊपर वो जाएंगे, यानी कम से इंसानों के पास नहीं जाना पड़ेगा। वेबसाइट पे जाएंगे और उधर जाके उनके सारे मसले हल होंगे। फिर टाइम लिमिट होगा अप्रूवल्स का। यहाँ जब अप्रूवल नक्शे नहीं अप्रूव होते, फिर वो भागे फिरते हैं, कई साल लग जाते हैं। उसके लिए भी अब हमने टाइम लिमिट दे दिया है और मुख्तलिफ जगह पे कहीं 30 दिन है, कहीं किसी अप्रूवल के, यानी हर अप्रूवल का टाइम लिमिट दे दिया। ये जो कमेटी बैठेगी जिसको मैं प्रिजाइड करूंगा और हर हफ्ते इसकी मीटिंग लूंगा, ये कमेटी मुसलसल हर रोज अब ये रुकावटें दूर करती रहेगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी, और फिर देखती रहेगी सूबों से कि क्या क्या मसले आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये रुकावटें दूर करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सामने। कोई रुकावट दूर नहीं हुई, बल्कि रुकावटें खड़ी हो गई, वो दीवार खड़ी हो गई। मगर इससे पहले मंजूरियाँ होती थी। वज़ीर आज़म इस ऐलान से पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत
में मंजूर काका का निज़ाम चलता था, वो निज़ाम चलेगा तो आज भी मंजूरियाँ हो जाएंगी। इसी निज़ाम के तहत जो चाहो बनाओ, जिस तरह की इमारतें बनाओ, और आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर वो इमारतें गिर रही हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि सज़ा भी बेचारे उन लोगों को मिल रही है जिन्होंने इन अप्रूवल्स की बेसिस पे इन प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स ले लिए, अपने अपार्टमेंट ले लिए, अपने घर ले लिए, और उसके बाद ये इन्हदाम हो रहा है इनका, और सारा मलबा इन बेचारे गरीब शहरियों पर हो रहा है जिन्होंने कि इन्हीं अप्रूवल्स की बेसिस पे ये इमारतें हासिल कर ली। सुप्रीम कोर्ट भी इस करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, और इसी के नतीजे में जहाँ ये इमारात का इन्हदाम हो रहा है, ये इन्हदामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म का तामीराती इनकलाब का ख्वाब भी मुनहदम हो चुका है। इसकी मज़ीद तफसीलात वजूहात जानते हैं। हमने दावत दी है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है हसन बख्शी, साबिक चेयरमैन आबाद, हमारे साथ मौजूद है। बख्शी साहब, बड़ी कोशिश की प्राइम मिनिस्टर ने, आप लोग भी हर मीटिंग में जाते थे, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की चले बाद में बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन पैदा हो, और ज़ाहिर है कि इससे इकानमी चल पड़ेगी और फिर बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। तो कितना बड़ा रोल है इसमें जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल एकदम महंगा हुआ पिछले चंद महीनों में इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जितना ये प्राइम मिनिस्टर फोकस इस काम में थे, हिस्ट्री में कोई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। 120 मीटिंग हो चुकी है जो इन्होंने खुद हेड की हैं। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के प्राइसेस अचानक से बढ़ गए, देखें, एक तो इसमें बहुत बड़ी इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े, पाक रुपी डी वैल्यू हुआ, जो फ्रेट चार्जेस हैं वो बढ़ गए, और एक बहुत बड़ी डिमांड निकल आई। आप ताज्जुब करेंगे, ये जो पैकेज बनाया इन्होंने, तो पहले कराची लीड करता था वर्टिकल कंस्ट्रक्शन को थ्रू आउट पाकिस्तान, और आज कराची का तीसरा या चौथा नंबर है। पहले नंबर पे लाहौर है, दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद है, और तीसरे नंबर पे कुछ लोग कहते हैं KPK, और चौथे नंबर पे कराची है। तो यकीनन इस पैकेज का, इस इंसेंटिव का पूरे पाकिस्तान ने भरपूर फ़ायदा उठाया। अनफॉर्चुनेटली सिंध में हमारे पिछले 1.5 साल में 110 मंसूबे पब्लिक सेल प्रोजेक्ट के अप्रूव हुए हैं। तो अगर हम 24 या 25 महीने में, 28 महीने में 110 मंसूबे अप्रूव करेंगे, तो आप ये समझिए कि क्या कर रहे हैं। सिंध में डिमांड कितनी बड़ी है। कराची बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म करना था जैसे अगर आप ये कहें कि सर्जिकल आइटम एक्सपोर्ट करने हैं ना, तो सियालकोट का नाम आता है। टेक्सटाइल में फैसलाबाद, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन में कराची ने वो रोल प्ले करना था कि पूरे पाकिस्तान को लीड करता, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती और रेवेन्यू जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट होती। ये ख्वाब था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, बट मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट शायद चाहती नहीं थी कि ये मंजूरियाँ मिलें, और इस वजह से मंजूरियाँ नहीं मिली, जिससे कराची का जो बिल्डर है या डेवलपर इतना डिसहार्टेंड हुआ है। यकीन माने कि मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट। कोई लाहौर जाने का सोच रहा है, कोई इस्लामाबाद जाने का सोच रहा है, कोई KPK जाने का सोच रहा है, क्योंकि यहाँ आज भी मूवमेंट नहीं है। ये तो एक बड़ा सेक्टर हुआ इस पूरे कंस्ट्रक्शन उनके ड्रीम का। ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट था, ये बहुत बड़ा उनका एक ख्वाब था, एक आम आदमी को, एक ऐसा आदमी जो कि हार्डली अफोर्ड कर सकता है, उसको ये घर मिले। इसका क्या हुआ? ये भी मुझे कहीं इसका जो है वो टेक ऑफ करता हुआ प्रॉपर एक सॉलिड तरीके से नज़र नहीं आया। देखिए, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में ये होना था कि 27 लाख में पाकिस्तानियों को घर मिलना था, जिसमें उन्होंने देने थे तकरीबन 2,70,000, बाकी ग्रांट थी और लोन था। पर ये पिछले साल 1.5 साल में जो कीमतों में औसतन 60% का इजाफा हुआ है, तो वो सारी कॉस्टिंग जो है वो आउट हो गई। मेरी उनसे, उनके जनरल साहब से भी बात हुई थी, तो मैंने कहा ये हम किस तरह करेंगे। लाहौर में कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस्लामाबाद में कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बलूचिस्तान में कुछ प्रोजेक्ट आए, सिंध में तो कोई प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हसन, हम इस पर काम कर रहे हैं कि जो ग्रांट का अमाउंट है, देखिए उन लोगों से हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते, पर चूँकि कॉस्ट बढ़ गई है, ये कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि बजट में कुछ ऐसी गुंजाइश क्रिएट करें कि ग्रांट जो 3 लाख रुपए है उसको कुछ बढ़ाया जाए, ताकि ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर का विजन तो अपनी जगह है, ये हर पाकिस्तानी गरीब आदमी, दरमियाने तबके के आदमी का विजन है कि उसको एक मुनासिब कीमत पे मुनासिब घर मिले जहां वो अपने बच्चों के साथ रह सके। आज देखिए शहरों में ये तो क्या हो रहा है, ये अभी इस वक्त कब मिलेगी ये ग्रांट, ये प्रोजेक्ट जिसमें लोगों ने अपनी बुकिंग्स कराई हैं, उसकी क्या सूरत हाल है? कितने, आपकी क्या मालूमात है, कितने ये प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं जो कि मटीरियलाइज होंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोजेक्ट अनाउंस कर चुके हैं उस पर ग्राउंड वर्क शुरू हो गया है और उस पर काम चल रहा है। बट हाउएवर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या बिल्डर्स हैं, उनको प्राइस एस्केलेशन की कहीं कहीं तकलीफ आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के भी प्रोजेक्ट्स रुक रहे हैं, तो ये इन्होंने दे हैव टू कम अप विद अ पॉलिसी जहाँ पर ये ग्रांट 3 लाख से बढ़ा के शायद 6 लाख कर दी जाए।
अगर ये 6 लाख करेंगे तो वो लोगों को घर मिल मगर बख्शी सकेगा। साहब, जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है, हुकूमत लाएगी कहाँ से 6 लाख देने के लिए? देखिए, हुकूमत ने पहले साल में 1 लाख मकान यानी 30 बिलियन रुपए का रखा था कुशन। अब उस कुशन को उन्होंने 30 बिलियन और बढ़ाना है। देखिए, वो पहले साल में एक लाख मकान की पैसे यूज़ नहीं हो सके ना, वो पैसे अपनी जगह मौजूद हैं, पर शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में ये मकानात बन रहे हैं। और मैं ये नहीं समझता कामरान खान साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत कोई फेवर नहीं करेगी, ये आम और गरीब आदमी का हक बनता है। भले गवर्नमेंट, लेकिन अगर नहीं करेगी तो ये तो पूरा प्रोजेक्ट जो है ये तो ख़त्म हो जाएगा ना। ये फिर ये 50 लाख घर और ये तमाम चीज़ें और ये कंस्ट्रक्शन पैकेज, अब ये तो इमरान खान ये समझ रहे थे कि इसकी बेसिस पे वो अगला इलेक्शन किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन से जाएंगे, ये तो उठा ही नहीं है। जी, आपकी जिस तरह से उठना चाहिए था बिल्कुल नहीं उठा है, बट हावेवर अभी भी हम ये समझते हैं कि जो 25-50 हज़ार मकानात बन रहे हैं पाकिस्तान में, अगर ये भी हम बना के टाइम पे उस कॉस्ट पे डिलीवर करें और इसको देखा देखी जो नए भी कुछ प्रोजेक्ट आएंगे, तो बाय द टाइम ये हुकूमत का टाइम टेन्योर मुकम्मल होगा तो मे बी हम शायद 2, 3, 5 लाख मकान तक पहुंच सकें, जो कि एक बड़ा नंबर है। ये उसको छोड़ के जो प्राइवेट लोग अपनी हाउसिंग कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो एक आम आदमी के लिए मकान की बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। दुनिया खबर की दुनिया।